राधे राधे दोस्तों। आज हम ये सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही अच्छे से सुंदर से कोट से स्टार्ट करते हैं। जब सफलता आपके लिए सांस की तरह जरूरी हो जाए, जब सफलता आपके लिए सांस की तरह जरूरी हो जाए, तो आपको सफल होना कोई नहीं रोक सकता। तो आपका सफल होना कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आज हम ये सेशन स्टार्ट कक्षा 11th के चैप्टर 9 तरलों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बर्नौली समीकरण, बर्नौली प्रमेय या बर्नौली सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ये जानेंगे क्या होता है, फिर इसका प्रूफ करेंगे और लास्ट में आपको उतारना है या नोट डाउन करना है तो आप लास्ट में मैं आपको इसमें शॉर्ट्स या पिक्स उपलब्ध करवा दूंगा, फिर आप बाद में उतार लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बर्नौली समीकरण या बर्नौली प्रमेय क्या होती है। बर्नौली के अनुसार जब किसी असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफलों वाली जब किसी असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब एक ऐसी नली जिसका एक सिरे का जो एक सिरा है तो उसकी मोटाई तो ज्यादा हो और एक सिरे की मोटाई कम हो, ऐसी असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली नली में आदर्श द्रव प्रवाहित किया गया। कौन सा द्रव प्रवाहित किया गया बच्चों? आदर्श द्रव। अब इस आदर्श द्रव को प्रवाहित करने से इस असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली नली की प्रत्येक स्थान पर एकांक या इकाई आयतन की समस्त ऊर्जाओं का योग, समस्त ऊर्जाओं का योग क्या होगा? नियत होगा। ऊर्जाओं का योग क्या होगा बच्चों? नियत होगा। अब ये एकांक आयतन या इकाई आयतन की ऊर्जाएं कौन कौन सी है? एकांक आयतन की ऊर्जाएं होती है, एकांक आयतन या इकाई आयतन की दाब ऊर्जा, प्लस योग का मतलब है प्लस एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा प्लस एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। इनका योग क्या होता है बच्चों? नियत होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूं। बर्नौली के अनुसार जब किसी असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली, असमान का मतलब एक ऐसी नली जिसका एक सिरा तो की जो मोटाई है ज्यादा है और एक सिरे की मोटाई कम है, ऐसी नली के अंदर अपन आदर्श द्रव प्रवाहित करवाया। ठीक है, तो इस आदर्श द्रव को प्रवाहित करने से असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाली नली के प्रत्येक स्थान पर एकांक आयतन की समस्त ऊर्जाओं का योग क्या होगा? नियत होगा। तो एकांक आयतन की समस्त ऊर्जाओं का योग कौन कौन सा है? एकांक आयतन की दाब ऊर्जा प्लस एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा प्लस एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा, इनका योग क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकांक आयतन की दाब ऊर्जा होती है, इसको वो होती है पी होती है। क्या होती है? पी। और एकांक आयतन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस एकांक आयतन की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही अपना क्या है? बर्नौली इक्वेशन है। ठीक है, यही अपना क्या है? बर्नौली इक्वेशन है। जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा था सांतत्य समीकरण अपन जानते हैं A1 AV बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। इसी प्रकार से अपन बर्नौली इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं B1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस का रो जी H2। यानी कोई यदि इक्वल टू में कांस्टेंट आए तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपना क्या है? बर्नौली इक्वेशन है। क्या है? बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, अब ये आप देख रहे होंगे यार रो जी इसकी वैल्यू सेम है क्योंकि ये कांस्टेंट है। भाई रो और रो जी की वैल्यू क्या होगी? सेम ही होगी। ठीक है, और अब आगे, अब ये जो बर्नौली समीकरण है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन सा संरक्षण?
ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या होता है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये अपना बर्नौली की क्वेश्चन है, अब अपन इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रूफ करते हैं। मैंने एक असमान अंतःकार क्षेत्रफल वाली नली ली, एक नली ली जिसका एक सिरा तो ज्यादा मोटा है और एक सिरा कम है। ठीक है, ऐसी असमान अंतःकार क्षेत्रफल वाली नली, और इसको दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों पर रख दिया, दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों पर व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, ये मैंने दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ लिए, इनको यहां पर स्थापित कर दिया। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो मैंने h1 ले ली, इसकी हाइट मैंने ले ली h2। ठीक है, अब इस असमान अंतःकार क्षेत्रफल में क्या प्रभावित कर दिया? आदर्श ध्रुव प्रभावित कर दिया। क्या कर दिया? आदर्श ध्रुव प्रभावित कर दिया। ठीक है, ये नली है, इस नली के इस सिरे को मैंने ए सिरा बोल दिया और इस सिरे को बी सिरा बोल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब इस बिंदु ए पर या ए सिरे पर दाब क्षेत्रफल m वेग क्रमशः P1 A1 M V1 है। इस सिरे पर दाब क्षेत्रफल m वेग क्रमशः P1 A1 M V1 है। ठीक है, और अब बी बिंदु पर दाब क्षेत्रफल m वेग क्रमशः P2 A2 M V2 है। ठीक है, मैंने बिंदु ए बोल दो या ए सिरा बोल दो, ए सिरे पर दाब क्षेत्रफल m वेग क्रमशः दाब क्षेत्रफल m वेग क्रमशः P1 A1 M V1 ले लिया, तथा बी सिरे पर दाब क्षेत्रफल m वेग क्रमशः P2 A2 M V2 ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे प्रवाहित ध्रुव द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी। अब कैसे निकालेंगे? अपन जानते हैं वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन अपॉन टाइम यानी समय। ठीक है, वेग को स्मॉल v से डिनोट कर दिया और जो दूरी है विस्थापन है वो इस x से डिनोट कर दिया, स्मॉल x से। ठीक है, और टाइम को t से डिनोट कर दिया, और यहाँ पर क्या लिया? टाइम क्या है? प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड। तो v बराबर क्या हो जाएगा? x/1। तो v किसके बराबर आ जाएगा? x के। याद रखना, ये अपने बहुत काम आएगा, v/x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन निकालेंगे, पहले तो ए सिरे पर कार्य निकाल लेते हैं, फिर बी सिरे पर कार्य निकाल लेंगे, फिर इनका परिणामी रिजल्टेंट कार्य निकाल लेंगे। ठीक है, आप देखो ए सिरे पर प्रवाहित ध्रुव द्वारा प्रति सेकंड किया गया कार्य, प्रति सेकंड किया गया कार्य। मैंने कार्य को ए सिरे पर W1 मान लिया। क्या मान लिया? W1 मान लिया। ठीक है, यहाँ पर कार्य क्या हो? W1 मान लिया।
ठीक है। अब कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है बच्चों? बल इंटू विस्थापन। ठीक है। अब बल W1 बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है। तो W1 बराबर क्या हो जाएगा? बल ए सिरे पर मैंने मान लिया F1 और विस्थापन x है, तो ए सिरे पर x1 मान लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आप जानते हो क्योंकि दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, यानी कि P बराबर क्या होता है? F अपॉन A। ठीक है। तो ए सिरे के लिए क्या हो जाएगा? यहां से F1 बराबर आ जाएगा P1 A1। ठीक है। तो W1 क्या आ जाएगा? W1 बराबर आ जाएगा P1 A1 डॉट x1। ठीक है। और आप जानते हो x किस बराबर है? V के बराबर है। तो x1 की जगह क्या लिख सकते हैं? V1। तो W1 बराबर आ जाएगा P1 A1 V1। ठीक है। ये अपना आ गया W1। अब इसी प्रकार से B सिरे पर प्रवाहित तरल द्वारा प्रति सेकंड किया गया कार्य निकाल सकते हैं। तो B सिरे पर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट निकाल लेता हूं। इसी प्रकार B सिरे पर W2 क्या आ जाएगा? P2 A2 V2। कोई दिक्कत? डायरेक्ट निकाल लिया मैंने। ठीक है। अब अपन निकालते हैं जो परिणामी कार्य होगा, जो रिजल्टेंट का वर्क आएगा, जो कुल कार्य आएगा, वो क्या आएगा? प्रवाहित दरों द्वारा किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, यानी कुल कार्य को मैंने W से डिनोट कर दिया। तो किया गया कुल कार्य क्या आएगा? जो रिजल्टेंट वर्क आएगा अपन कैसे निकालेंगे? ज्यादा कार्य में से कम कार्य को घटा देंगे तो रिजल्टेंट वर्क आ जाएगा। अब आप यहाँ देखो, या ए सिरा है या बी सिरा। ए सिरे पर अपन वर्क निकाल लिया W1 और बी सिरे पर निकाल लिया W2। कोई दिक्कत? अब अपन ये देखेंगे भाई W1 वर्क ज्यादा है या W2 वर्क ज्यादा है। अब जिस यहाँ पर जो ए सिरा है, यहाँ पर मोटाई ज्यादा है, यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा है तो यहाँ पर वर्क ज्यादा होगा। तो ज्यादा में से कम को घटा देंगे, W1 में से W2 को घटा देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा? प्रवाहित दरों द्वारा किया गया कुल कार्य आ जाएगा। तो W बराबर क्या आएगा? तो कैपिटल W बराबर W1 है, W1 की वैल्यू है P1 A1 V1, P1 A1 V1 माइनस W2 की वैल्यू है P2 A2 V2, P2 A2 V2। ठीक है। कोई दिक्कत? आप जानते हो सांतत्य समीकरण से, सांतत्य समीकरण या अविरतता के सिद्धांत से A1 V1 बराबर क्या होता है? A2 V2। ठीक है। तो अब ये A2 V2 है, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? A1 V1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो क्या आएगा? W बराबर क्या आ जाएगा? P1 A1 V1 माइनस का P2 A1 V1। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो A1 V1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा? W बराबर P1 माइनस का P2 या A1 V1 कॉमन आ गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इधर साइड में लिख देता हूं। आप जानते हो क्योंकि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है। तो मैंने एक साथ इसको AB मान लो, AB मान लिया, स्मॉल भी है ध्यान रखना ये, तो लेट कर लिया, मान लिया। ठीक है। तो AB मान लिया और आप जानते हो जो ये V है किसके बराबर है? X के बराबर। किसके बराबर है? X के, यानी दूरी विस्थापन के बराबर है। ठीक है। तो क्षेत्रफल ये A, इसकी जगह B की जगह अपन X लिख सकते हैं। अब आप देखो जो A होता है वो क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसके अंदर एक और लंबाई ऐड कर देता हूं मैं, तो यानी 3 लंबाई हो जाएगी। लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, यानी 3 लंबाइयों का क्या होता है? आयतन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? आयतन, कैपिटल B लिख सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ो। तो W बराबर क्या होगा? P1 माइनस का P2, अतः W बराबर P1 माइनस का P2
A1 V1 की जगह A1V1 जगह ए भी लिख सकता है और ए की जगह कैपिटल बी। यहाँ ध्यान रखना ये स्मॉल बी है जो वेग को दर्शाता है और यहाँ कैपिटल बी है जो आयतन को दर्शाता है। ठीक है, तो P1 माइनस P2 ये कैपिटल बी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आप जानते हो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, रो बराबर क्या होता है? एम अपॉन कैपिटल बी। यहाँ से बी बराबर क्या आ जाएगा? एम अपॉन रो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एम अपॉन रो आ जाएगा। ठीक है, अब एम अपॉन रो आ जाएगा तो इसको वहां पर डब्ल्यू बराबर P1 माइनस P2 वी की जगह अपन रख सकते हैं। ठीक है, आता है W बराबर P1 माइनस का P2 एम अपॉन रो, ये अपना कुल कार्य आ गया। ठीक है, इसको समीकरण 1 देता हूं, याद रखना ये अपने लास्ट में काम आएगा। ठीक है, W बराबर क्या आएगा? P1 माइनस का P2 एम अपॉन रो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे गतिज ऊर्जा। पहले तो निकालेंगे बिंदु ए पर या ए सिरे पर गतिज ऊर्जा, फिर निकालेंगे बी सिरे पर गतिज ऊर्जा। ठीक है, फिर इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, परिवर्तन निकाल लेंगे, फिर निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा ए सिरे पर, फिर बी सिरे पर, फिर उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का डिफरेंस निकाल लेंगे। बस यही है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंदु ए पर या बिंदु ए सिरे पर गतिज ऊर्जा, बिंदु ए पर प्रवाहित दर द्वारा गतिज ऊर्जा, ए पर गतिज ऊर्जा क्या आएगा? मैंने ई मान लिया। क्या मान लिया? ई ए। ये बराबर क्या होगा? हाफ एम V1 स्क्वायर। यहाँ वेग ए सिरे के लिए क्या है? V1 वेग है। ठीक है, इसी प्रकार से बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? ई भी मान लेता हूं तो क्या होगी? हाफ एम V2 स्क्वायर। ठीक है, अब अपन निकाल लेते हैं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। क्या निकाल लेते हैं? प्रवाहित दर द्वारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये क्या होगा? परिवर्तन को मैंने डेल्टा ई के द्वारा दर्शा दिया। ठीक है, अब परिवर्तन कैसे निकालेंगे? ज्यादा गतिज ऊर्जा में से कम गतिज ऊर्जा को घटा देंगे तो अपना परिवर्तन आ जाएगा। अब देखो, जिस सिरे पर ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी उस सिरे में से जिस सिरे पर कम गतिज ऊर्जा होगी उस सिरे को घटा देंगे। ठीक है, अब ज्यादा सिरे, जिस सिरे पर गतिज ऊर्जा ज्यादा कहाँ है? देखो, अब देखो यहाँ पर, ये देखो हाफ एम तो कांस्टेंट है, सेम है। अब जिस सिरे पर वेग ज्यादा होगा उस सिरे पर गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये सिरे का जो आकार है जो मोटा है और ये सिरे पर सकरा है। ठीक है, तो बी सिरे पर क्या होगा? वेग ज्यादा होगा। ठीक है, प्रवाहित करा रहे हैं तो बी सिरे पर क्यों सकरा मुंह है तो यहाँ पर वेग ज्यादा होगा बी सिरे पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो डेल्टा ई के बराबर क्या होगा? ज्यादा में से कम को उठा देगा, ई बी माइनस का ई ए। ठीक है, तो क्या होगा? डेल्टा ई के बराबर ई बी है हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस का हाफ एम, ए की वैल्यू हो जाएगी हाफ एम V1 स्क्वायर। ठीक है, अब इधर से हाफ एम कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल इजी है, सिंपल है। हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, अब अपन निकाल लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा पहले ए सिरे पर फिर बी सिरे पर, बिल्कुल ही आसान है। देखो, बिंदु ए पर या ए सिरे पर स्थितिज ऊर्जा बिंदु ए पर मैंने यू ए से दर्शा दिया बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा को। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? mgh। ठीक है, और यहाँ पर ए बिंदु पर h1 हाइट पर यह mgh1 हो जाएगा। ठीक है, h1 हाइट पर है ए सिरा, इसलिए यहाँ पर mgh1 हो जाएगा। इसी प्रकार से बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा, इसको मैंने UB से डिनोट कर दिया तो क्या आएगी? mg। इसी प्रकार से क्या आएगा? mgh2, क्योंकि ये बी सिरा h2 हाइट पर है। ठीक है, अब अपन निकालते हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? ज्यादा में से
कम को उठाते हैं। जिस बिंदु पर ज्यादा स्थित ऊर्जा होगी उसमें से जो जिस बिंदु पर कम स्थित ऊर्जा है उसको उठा देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो स्थित ऊर्जा, यहाँ देखो स्थित ऊर्जा mg की वैल्यू समान है, यानी जिसकी हाइट ज्यादा ऊंचाई पर होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, आप सिंपल से दिख रहा है यहाँ पर H1 बड़ा है H2 कम है। यहाँ पर क्षेत्र ए सिरे पर A1 इज ग्रेटर देन A2 और H1 इज ग्रेटर देन H2। कोई दिक्कत? देखो अब निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? कोई मैंने दर्शा दिया है, डेल्टा यू द्वारा दर्शा दिया। तो डेल्टा यू बराबर आएगा ज्यादा में से कम को, यानी यूए माइनस का यूबी। ठीक है, तो डेल्टा यू बराबर आ जाएगा, यूए क्या है mg h1, क्या है mg h1 और यूबी है mg h2। ठीक है, तो डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा यू बराबर mg कॉमन है तो mg कॉमन ले लिया तो h1 माइनस का h2। बिल्कुल आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते अब निकालेंगे अपन जो ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे, कुल ऊर्जा में परिवर्तन। कुल ऊर्जा में परिवर्तन, कुल ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन माइनस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन माइनस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा में कुल ऊर्जा में परिवर्तन को मैंने डेल्टा ई द्वारा दर्शा दिया। ठीक है, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को किस दर्शाया था? डेल्टा ई के से, यानी डेल्टा ई के माइनस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू, या यू ले लेते कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो डेल्टा ई बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा ई की वैल्यू क्या है? हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, माइनस डेल यू है mg h1 माइनस का h2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस अपना ये कुल ऊर्जा में परिवर्तन आ गया, बस हो गया, ये हो गया। इसको समीकरण 2 मान लो। क्या मान लो? समीकरण 2। बस समीकरण 1 और समीकरण 2 याद रखना, अभी आ जाएगा काम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है? कार्य ऊर्जा प्रमेय करें तो कुल कार्य होता है वो कुल ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कुल ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, ये अपनी कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है। ठीक है, यहाँ कुल कार्य क्या है? W, क्या है? W, और कुल ऊर्जा में परिवर्तन किसे दर्शाया अपने? डेल्टा ई से। ये इन दोनों बराबर होते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है। ठीक है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय W बराबर समीकरण 1 से याद करो। समीकरण 1 में मैंने क्या लिखा था? W बराबर क्या होता है? P1 माइनस का P2 m अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा ई। ये रहा अपना हाफ m v2 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर माइनस का mg h1 माइनस का h2। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको मिटा देते हैं। अब अभी अपने कोई काम नहीं है। ये समीकरण 1 से वैल्यू आ गई और ये समीकरण 2 से वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो इधर से, देखो ये m काट दो, इधर से m कॉमन आ जाएगा तो m इधर बाहर आ जाएगा, तो इधर से m भर जाएगा, इसे m से कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? इधर से कॉमन ले लेना,
इसका हमसे हमसे काट लें। ठीक है, अब देखो P1 माइनस का P2, इस रो को इधर गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये रो इधर से गुणा होगा, माइनस का रो जी H1 माइनस का H2। ठीक है, अब इसको खोलकर लिख देते हैं P1 माइनस का P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस, अब इसको इससे लिख देंगे 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस का रो जी H1 माइनस माइनस प्लस रो जी H2। बिल्कुल सिंपल है। अब देखो इधर P1 है और इस आप रो V1 स्क्वायर और रो जी H1, इन दोनों को इधर साइड ले आओ, P1 प्लस इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, आप रो V1 स्क्वायर और प्लस माइनस का रो जी H1 है, इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का रो जी H1। ठीक है, P2 को इधर ले आए, ये इधर लेके जाएंगे तो माइनस में है, प्लस में हो जाएगा, तो P2 प्लस इधर का ये बच जाएगा, ये दोनों बच जाएंगे, इसको साइड में ऐसे एक साथ लिख दें इनको, 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस का रो जी H2। यही तो अपनी बर्नौली समीकरण थी। ठीक है, ये अपना प्रूफ हो गया। ठीक, इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं, P प्लस का हाफ रो V स्क्वायर प्लस का रो जी H इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, कांस्टेंट। यही अपनी बर्नौली समीकरण थी, हो गई प्रूफ। यही बर्नौली समीकरण थी या प्रमेय थी, यही बर्नौली समीकरण है। ठीक है, कोई दिक्कत करता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार पिक्चर ले लेना वीडियो को, फिर और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपन इसकी कंडीशंस देखेंगे, कुछ कंडीशंस हैं वो भी देख ले तो साथ ही साथ में। देखो केस देखो, पहला केस है केस फर्स्ट, यदि नली क्षैतिज हो, यदि नली क्षैतिज हो यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभों पर रखी हुई हो, तो H1 बराबर किसके बराबर आ जाएगा, H2 के। ठीक है, यानी कि रो जी H1 किसके बराबर हो जाएगा, रो जी H2 के। ठीक है, आप जानते हो बर्नौली समीकरण से, बर्नौली समीकरण क्या बोलती है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। रो जी H1 और रो जी H2 बराबर है, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इससे क्या स्पष्ट होता है, देखो ये तो सेम है, इससे क्या स्पष्ट होता है, एक तरफ दाब बढ़ाने से वेग न्यूनतम होगा, वेग कम करना पड़ेगा, और एक तरफ वेग बढ़ाने से दाब न्यूनतम होगा। ठीक है, इससे निष्कर्ष निकलता है दाब बढ़ाने पर वेग न्यूनतम होगा और वेग बढ़ाने पर दाब न्यूनतम होगा। ठीक है, अब कंडीशन नंबर सेकंड देखते हैं, केस सेकंड क्या है, केस सेकंड बर्नौली समीकरण से, बर्नौली समीकरण क्या है, P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट रो जी से भाग देने पर, अब क्या करेंगे, रो जी से भाग देंगे समीकरण में, तो क्या आएगा, P अपॉन रो जी प्लस 1/2 रो V स्क्वायर में रो जी का भाग दे दिया प्लस रो जी H अपॉन रो जी, ये कांस्टेंट में रो जी का भाग दे दिया।
ठीक है, अब देखो इस रो से रो कट जाएगा, इस रो जी से ये रो जी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा अपने पास, ये बचेगा P अपॉन रो जी प्लस हाफ V स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, और इसको अपन लिख सकते हैं H, और ये कांस्टेंट अपॉन रो, ये रो भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, ये पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अपने पास ये बच जाएगा। ठीक है, अब P अपॉन रो जी को बोलते हैं दाब शीर्ष। क्या बोलते हैं, P अपॉन रो जी को क्या बोलते हैं, दाब शीर्ष। और V स्क्वायर अपॉन 2G को बोलते हैं वेग शीर्ष। ठीक है, और H इसे बोलते हैं गुरुत्वीय शीर्ष। ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया बर्नौली की इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके सबको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी नहीं आया, एक बार रिपीट कर लेना। और अब मैं आपको इस पूरे शुरू से जब से पढ़ाया हूं लेकर अब तक इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट्स या PDF समझ लो या पिक समझ लो, आपको उपलब्ध करवा देता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।